ये सेशन बॉलिंजर बैंड की जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसी का नेक्स्ट पार्ट है। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि इंट्राडे में कैसे ट्रेडर इक्विटी में 5 से 8%, 10-10, 12-12% का इंट्राडे इक्विटी रिटर्न की बात कर रहा हूँ, ऑप्शंस की नहीं। इंट्राडे में ऐसे प्रॉफिट्स बुक कर पाते हैं। दूसरी बात, किस तरीके से इंडेक्स में आप ऑप्शन बाइंग करते हैं और वहां से आपके खरीदे गए प्रीमियम्स जो 150, 200, 100 रुपए के प्रीमियम्स 300, 400 पर आप बेचते हैं। वो देखिए, ये मार्केट के लिमिटेड सिनेरियोज हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम प्राइस कैसे बिहेव करता है, एक रेंज को बिहेव करता है। रेंज का मतलब हुआ कि प्राइस एक दायरे को ट्रेड कर रहा है। जैसे रिसेंटली अभी अगर बैंक निफ्टी देखिए, पहले ये समझ लीजिए कि काम कैसे करना है, फिर चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। जैसे बैंक निफ्टी अभी पिछले 3-4 सेशन का अगर आप प्राइजेक्शन ऐसे उठाकर देख लेना, तो आप बोलेंगे कि मैक्सिमम टाइम प्राइस ने क्या किया है, रेंज प्ले किया है। तो ये टाइम टू क्या है, ये टाइम टू लॉन्ग का नहीं है ना, शॉर्ट का है। ये ऐसा समय है कि जब आप ट्रेंड्स को बड़े टाइम फ्रेम पर राइड नहीं कर सकते, बड़े लंबे समय तक होल्ड नहीं कर सकते। ये वो टाइम नहीं है कि आपने 200 रुपए का कोई कॉल या पुट बाई किया, वो बढ़कर 600-700 हो जाएगा, ये वो टाइम नहीं। तो ऐसे कौन से प्राइस होते हैं जहां पर आप ये तय करने में पूरी तरीके से सक्षम रहे कि अगर आपकी इंट्राडे की इक्विटी बाइंग होगी तो वो शेयर 4 से 5%, 3% तो मिनिमम रिटर्न देकर जाए। इंट्राडे में इक्विटी बाइंग की बात कर रहा हूं। दूसरा, जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करें तो आपको पता हो कि हाँ, आज जो है मार्केट में मोमेंटम हायर है, तेजी से प्राइस चल के जा सकता है, तो आज मैं अपनी ट्रेड्स को होल्ड कर सकता हूं। और ये सारी चीजें पॉसिबल है मात्र बॉलिंजर बैंड के साथ। हाँ, आज अभी तक मैंने आपको सिखाया बॉलिंजर बैंड के साथ 8 ईएमआ हाई, और 8 ईएमआ हाई को बेसिकली अभी तक आप यूज कर रहे थे शॉर्ट करने के लिए कि बाजार में जब गिरावट होगी तब आपके लिए 8 ईएमआ हाई बहुत परफेक्ट काम कर रहा है। अभी तक आपने इतना ही समझा। देखिए, मार्केट में सर बहुत मिरेकल्स चीजें हैं। आप जब आएंगे ना, प्रैक्टिकल मार्केट में काम करेंगे और लंबे समय तक प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपका प्राइस पर मार्केट पर कमांड बनता है। ठीक है, वो आपको चीजें मैं समझाना चाह रहा हूं कि देखिए कितना ब्यूटीफुली चीजें आपके सामने काम कर रही हैं, बस आप उन पर काम नहीं कर पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे कि आगे बढ़ना कैसे। समझिए, आज हम लोग बॉलिंजर बैंड और एटीएमआर को यूज करेंगे बाइंग के लिए, खरीदारी के लिए, लॉन्ग के लिए, ना कि शॉर्ट के लिए, गिरावट के लिए नहीं। बेसिकली लॉन्ग के लिए हम लोग अभी तक क्या यूज करते हैं, एटीएमआर लो। सर एटीएमआर मेरेकल है सर, ये समझ लीजिए। एटीएमआर लो यूज करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एटीएमआर हाई के साथ बॉलिंजर बैंड का यूज आपको इंट्राडे में एक मैस्मराइजिंग रिटर्न्स की तरह आपको दे सकता है कि जो आप कभी सोच ही नहीं सकते थे, इतना आप वहां पर अपने रिटर्न्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। समझिए, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको अभी तक बॉलिंजर बैंड में दो चीजें बताई, क्या कि बॉलिंजर बैंड में ये 3 लाइनों का एक जो आपका ये रेखांकित समूह है, ये जो 3 लाइनों का झुंड है, इसमें मिडिल लाइन है 20 का मूविंग एवरेज, और अपर लाइन है SD+2 जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन +2। अगर मैं बोलूं कि पिछली 20 कैंडल का औसत भाव 10 रुपया है, तो ये जो अगली 2 कैंडल का अनुपातिक बिहेवियर हम लोग देख रहे हैं, रेशनल बिहेवियर, कि प्राइस मैक्स टू मैक्स अगली 2 कैंडल में अगर 10-10 रुपए चलकर जाए तो 20 रुपए तक अंदाजन यहां पहुंचेगा। इसी तरीके से लोअर बैंड है SD-2, तो एवरेज -2, सॉरी प्लस लगाया -2। तो अगर पिछली 20 कैंडल या 10 कैंडल का एवरेज, 20 का मूविंग एवरेज है ना, 10 कैंडल 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर 20 कैंडल का एवरेज, ठीक है। अब 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर 20 कैंडल हो गई सर, सोचिए तो कितने मिनट हो गए, 200 मिनट का औसत निकाल कर दे रहा है ये। और मान लिया पिछले 200 मिनट का एवरेज प्राइस है 10 रुपया, तो मैक्सिमम प्राइस कहां तक गिर कर आ सकता है अगली 2 कैंडल में, वो ये दर्शा रहा है, लोअर विड्थ। अब जरा बॉलिंजर बैंड को इससे थोड़ा सा आगे चलकर समझने की कोशिश करते हैं, एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको रिवाइंड करा दिया जो अभी तक आपने सीखा, ठीक है। मैंने आपको यह भी बताया था कि प्राइस 90% ऑफ टाइम कोशिश करता है कि इस डायनेमिक रेजिस्टेंस और इस डायनेमिक सपोर्ट को फॉलो करने की, कि बॉलिंजर बैंड का अपर विड्थ आपके लिए एक एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट कर रहा होता है और बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड आपके लिए एक्ट लाइक अ सपोर्ट। उस टाइम पर मैंने आपको एक चीज और समझाई कि कोई भी प्राइस अगर अचानक से इस रेंज से बाहर निकलकर अंदर लौट आए और उस समय पर ये बॉलिंजर बैंड की तीनों लाइनों में एक वाइड एक्सटेंशन हुआ हो, कि तीनों लाइनों में एक डिस्टेंस बढ़ गया हो, इन तीनों के बीच की दूरी पर्याप्त से अधिक हो गई हो, जितनी औसतन चल रही हो उससे अधिक, और प्राइस दोबारा लौटकर इसी रेंज के अंदर क्लोज करे, तो वहां पर जब लास्ट कैंडल का लो ब्रेक होता है और प्रीवियस ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है, तो ट्रेंड के फेवर में जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका मिनिमम टारगेट ये होता है, और एक अच्छा टारगेट होता है ये लोअर बैंड। इतना अभी तक हम लोगों ने बेहतर तरीके से समझ लिया। ये चीजें मैंने जो आपको सिखा दी पिछले 3 सेशन में।
जिन लोगों ने बॉलिंजर बैंड के लास्ट 2 सेशन अभी तक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, मैं वहां पोस्ट करा दूंगा, या फिर आप डायरेक्टली चैनल को ओपन करने के बाद देख सकते हैं। इस सेशन को कंप्लीट देख लीजिए, उसके बाद देखिएगा, ठीक है। पहले इस सीरीज को, आज के सेशन को पूरा एंड तक देखना है, उसके बाद जाकर विजिट कीजिएगा। अब समझिए एक एक पॉइंट को। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एवरेज कैसे चेंज होता है, जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर बॉलिंजर बैंड का मिडिल लाइन 20 का मूविंग एवरेज है, 20 मूविंग एवरेज है, तो SD+2 कब अपनी रेंज को एक्सटेंड करेगा और कब अपनी रेंज को स्क्वीज करेगा, ये हमको पॉइंट समझना होगा कि कब इसमें यहां पर एक खिंचाव आएगा और कब इसमें एक संकुचन आएगा। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर प्राइस में वॉलेटिलिटी है कि अच्छा 20 का मूविंग एवरेज जब हम ले रहे हैं तो इसका सोर्स क्या रख रहे हैं, सोर्स है इसका क्लोज सोर्स का मतलब समझ लीजिए कि एक कैंडल जहां पर बंद हो रही है, पहली कैंडल का ओपन है 10 रुपया, क्लोज है 15 रुपया, हाई है 12 रुपया, ऐसे कुछ भी मान लिया, ठीक है, और क्लोज हुआ है 15 रुपया मान लिया। अब अगर 15 रुपए की क्लोजिंग है तो 10 और 12 से हमको मतलब नहीं। OHLC में, ओपन हाई लो क्लोज में, हम लोग सिर्फ क्लोज को वरीयता दे रहे हैं, बाकी सारे एस्पेक्ट कैंडल के हटा दे रहे हैं और कुछ यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि सिर्फ क्लोजिंग का सोर्स है, तो पिछली 20 कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है, अगर वो वॉलेटाइल रहा कि पहली कैंडल की क्लोजिंग है 15, दूसरी कैंडल की क्लोजिंग है 18, तीसरी कैंडल की क्लोजिंग है 26 और चौथी कैंडल की क्लोजिंग है 32, तो इससे होगा क्या, इससे होगा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब हुआ कि जब मूविंग एवरेज के C टू C में डिफरेंस है पर कैंडल, कि हर एक कैंडल का क्लोजिंग बड़ा दूर दूर क्लोज कर रहा है, तो ऐसे टाइम पर मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग हो जाता है, डायरेक्शनल या फिर वॉलेटाइल हो जाएगा, या तो इस तरीके का बिहेव करेगा, या इस तरीके का बिहेव करेगा, या इस तरीके का बिहेव करेगा। सर ये मूविंग एवरेज का एक डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे काम करता है ना, वैसे मूविंग एवरेज औसत हमेशा प्राइस को पकड़ के चलने की कोशिश करता है, इस वजह से ऐसा उसका व्यवहार है। तो 20 मूविंग एवरेज जब वॉलेटाइल होगा उस टाइम पर SD+2 और SD-2 ये एक्सटेंशन में जाते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दूरी बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। तो जब भी बॉलिंजर बैंड की तीनों लाइनों का डिस्टेंस बढ़ रहा है, उस समय प्राइस में वॉलेटिलिटी है। और वॉलेटिलिटी कब होती है, जब कोई प्रीवियस इंपैक्ट ऑफ बाइंग या प्रीवियस इंपैक्ट ऑफ सेलिंग राइजिंग ऑन हो, चल रहा हो, अभी अभी चल रहा है, खरीदारी हो चुकी है, अब उसका इंपैक्ट चल रहा है, बिकवाली हो चुकी है, अब इसका इंपैक्ट चल रहा है। अब एक बात बताइए, चलती हुई गाड़ी में बैठना अच्छी बात है क्या? जब ट्रेंड पहले से चल रहा है और उस टाइम पर अगर आप कोई डिसीजन लेंगे तो डिसीजन गलत होने की संभावना है कि नहीं है? पूरी संभावना है सर। इस सेशन को बहुत ध्यान से करिए सर, ये एक बार आप समझ लेंगे पूरा कॉन्सेप्ट और इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका पूरा साइकोलॉजी ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। अब देखिए, जब आपको समझ आ गया कि एक ट्रेंड पहले से चल रहा है तो उसको आप क्यों ट्रेड करना चाहेंगे, मैं क्या आपको बोलता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि प्राइस में सस्टेनेबिलिटी आने पर यह तय होता है कि प्राइस में बायर सेलर्स दोबारा एक नए मोमेंटम की तैयारी कर रहे हैं। अब जो भी विन करेगा वो अलग बात है, ठीक है। बायर्स एक दोबारा तैयारी कर रहे हैं नए मोमेंटम की, कब, जब प्राइस में एक सस्टेनेबिलिटी आ गई, ठहराव आ गया, उस टाइम पर। तो जब भी प्राइस के मूविंग एवरेज मिडिल लाइन 20 का मूविंग एवरेज जब आपको पैरेलल दिखने लगे, इसका मतलब है प्रीवियस क्लोजिंग, नेक्स्ट क्लोजिंग, उसकी नेक्स्ट क्लोजिंग, उसकी नेक्स्ट क्लोजिंग, ये सारी क्लोज टू क्लोज बेसिस कैंडल्स के जो एवरेज है वो औसतन बराबर है, सारी कैंडल्स की क्लोजिंग बराबर आ रही होगी। इसी वजह से 20 मूविंग एवरेज एक पैरेलल लाइन, एक सीधी रेखा में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्शनल या वॉलेटाइल नहीं रह जाता है। मिडिल लाइन पे ध्यान दीजिएगा उस टाइम पर, ठीक है। मिडिल लाइन 20 मूविंग एवरेज आपका क्या होगा, एक पैरेलल लाइन की तरह ऐसे दिखेगा, सीधी रेखा की तरह दिखेगा। अब पैरेलल लाइन में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये तो एक सीधी रेखा है, सिंपल लाइन है। पैरेलल होंगे इसके SD+2 और SD-2, पैरेलल, ये समानांतर होंगे। अगर 20 मूविंग एवरेज एक सीधी रेखा में आ गया तो अपर विड्थ और लोअर विड्थ, अपर बैंड और लोअर बैंड, ये भी इसके बराबर पैरेलली ट्रेड करेंगे और इनमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। और इनमें उस समय क्या चल रहा होगा, संकुचन, क्योंकि औसत भाव जब लगातार एक ही जगह पर आ रहा है तो उस टाइम पर डेविएशन भी लगातार पकड़ने की कोशिश करता है, प्राइस की रेंज को छोटे से छोटा करता जाएगा। अब एक बात बताइए, इसी टाइम पर जब डिमांड सप्लाई बराबर हो रही होती है और क्लोज टू क्लोज बेसिस कैंडल्स में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता है तो प्राइस में बनता है प्रेशर, ठीक है। और दोबारा से बॉलिंजर बैंड तैयार होता है एक्सटेंशन के लिए।
अब बताइए यहां पर एवरेज जो पहले वॉलेटाइल था, पहली कैंडल 10, दूसरी 14, तीसरी 26, इस वजह से क्या कर रहा था, SD+2 SD-2 अपनी दूरी रखे हुआ था कि हाँ प्राइस में वॉलेटिलिटी कितना भी ऊपर नीचे हो सकता है। अब प्राइस में सस्टेनेबिलिटी है तो अपर बैंड भी लौट कर आ गया नियर बाई 20 मूविंग एवरेज, लोअर बैंड भी लौट कर आ गया नियर बाई 20 मूविंग एवरेज, और उस टाइम पर अचानक से दो कैंडल बने जो कि 5% पॉसिबिलिटी होती। मैंने क्या बोला, 95% ऑफ टाइम प्राइस इस रेंज के अंदर रहने की कोशिश करेगा, और 5% पॉसिबिलिटी तब होती है जब तीनों रेखाओं के बीच एक कम से कम दूरी रह गई हो, डिस्टेंस ना के बराबर रह गया हो। इसको टेक्निकल में बोलते हैं बॉलिंजर बैंड स्क्वीज, कि बॉलिंजर बैंड में इतना संकुचन हो गया है अब वो किसी तरफ एक ना एक तरफ ब्रेक करेगा। अब उसी टाइम पर क्या हो सर, यहां पर दो कैंडल बने जो कि 5% पॉसिबिलिटी है, और दो कैंडल में से एक कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे अब बॉलिंजर बैंड। अभी बाइंग के लिए मैंने बोला ना, मैंने शॉर्ट के लिए भी अब आपको नहीं सिखा रहा हूं, अभी सिर्फ खरीदारी के लिए, बाइंग के लिए, ठीक है। मैंने क्या कहा कि बॉलिंजर बैंड की इस रेंज के अबव एक कैंडल क्लोज करे, सिंगल एक कैंडल, और वो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होना चाहिए, बॉडी साइज स्ट्रक्चर क्लोजिंग, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में होना चाहिए रिजेक्शन फ्रॉम सेलर बायर साइड। अब कई लोग रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड को समझ नहीं पाते हैं, जो क्लासेस में है वो तो बहुत विस्तार पूर्वक हम लोग उस पर बात करते हैं, डेली सेशन करते हैं, 20 से 25 सेशन का पूरा एक सीरीज है उसका, कि रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड को आप कैसे पहचान लेंगे कि नहीं नहीं खरीदारी चल रही है। एक गिरते हुए बाजार में हमारे ट्रेडर बता देते हैं कि नहीं बेचना है, एक चलते हुए मार्केट में हमारे ट्रेडर बता देते हैं नहीं 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 खरीदना नहीं है। क्यों? रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड और सेलर साइड पर उनका वो कमांड है ना, वो प्राइस को देखकर, चार्ट देखकर बोलते हैं कि नहीं ये करना है, ये नहीं करना है। ये परफेक्शन होता है सर, धीरे धीरे आप जब सीखेंगे ना चीजों को तब आपको आएगा। अब देखिए ये रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड को जो लोग नहीं समझ रहे हैं, जिनको नहीं पता है कैसे यूज करना है, तो उसके लिए आप टूल का यूज कीजिए जो हम लोग एटीएम हाई अभी तक शॉर्ट के लिए यूज कर रहे थे ना, उसको आप एज अ टूल यूज करते हैं। इसके लिए रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए। देखिए अब यही कॉन्ट्रडिक्शन है सर, आप लोग चीजों को अगर लगातार कॉन्जिक्यूटिव बेसिस पे नहीं देख रहे हैं, कंसिस्टेंटली सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हर सेशन 1 बाय 1 रिपीट नहीं करते, जैसे ये सेशन आप एक बार देख लेंगे, अब इसके बाद दोबारा नहीं देखें, मैं आपके लिए इसको री अपलोड करूंगा आगे चलकर। क्यों? कि आप जब तक चीजों को रिपीट नहीं करेंगे ना, जो भी मैंने सिखाया कोई मोल नहीं, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे भूल जाइएगा सर। बात समझ रहे हैं ना? तो इसको जरूर दोबारा रिपीट करके जरूर देखा कीजिए सभी लोग, एक बार समझ लीजिए मैंने क्या बताया। यहां पर आप यूज करेंगे एटीएम हाई। अब जिन लोगों ने एटीएम पहले समझा है उन्हें पता है कि हम लोग एटीएम अभी तक शॉर्ट करने के लिए यूज करते हैं, गिरावट के लिए, कि बाजार में डाउन ट्रेंड आएगा, गिरावट होगी तो एटीएम का यूज करेंगे। डबल कंफर्मेशन और सिंगल कंफर्मेशन बॉलिंजर बैंड का बेहतरीन तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, भी तो मैंने सिखाया जस्ट, तो अभी प्रैक्टिस चल रहा है, आप लोगों के रिजल्ट्स अभी नहीं पता है। जब आप लोगों के रिजल्ट्स आप लोग बताएंगे कि हाँ आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद आगे बढ़ पा रहे हैं। अभी बहुत कम लोग उस पर जो है जो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों? आपका प्रैक्टिस टाइम है सर, सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए, परिणाम से अभी जल्दबाजी नहीं कीजिए, ठीक है। जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं उसको लाइव मार्केट में जाइए, बैक टेस्ट मत कीजिए, लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कीजिए, और देखिए 15 से 20 ट्रेडिंग सेशंस के बाद आप कहां पर होते हैं। आइए, एटीएम का यूज हम लोग किस लिए करेंगे? बाइंग के लिए, और वो भी किस लिए? कि जब आपको रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड पहचानना नहीं आता है। होता क्या है ना सर, ये अपर विड्थ, एक बार मैं आपको बॉलिंजर बैंड ऐसे मैंने लगाया, और बॉलिंजर बैंड के साथ प्राइस ने क्या किया, पैरेलल चल रहे थे, तीनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो गया। तो पहले ये वाइड थे, वाइड होने के बाद अभी ये क्या हो गए, तीनों के बीच में डिस्टेंस कम हो गया। दो कैंडल अचानक बनी, बॉलिंजर बैंड का अपर विड्थ ब्रेक कर दिया, अपर विड्थ ऊपर की तरफ घूम जाएगा, जो बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड है वो ऊपर की तरफ घूम जाएगा, और उसी टाइम पर नेक्स्ट कैंडल चल कर आएगा, और सारी कैंडल्स देखिए बॉलिंजर बैंड के अबव जब प्राइस ट्रेंडिंग होता है ना, तो सारी खरीदारी अपर बैंड से उठती है। तो प्राइस अपर बैंड को टच करेगा, थोड़ा सा अंदर आएगा, क्लोज करने दोबारा ऊपर जाएगा, इसको हम कहते हैं रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड। इसके साथ ही हम लोग यूज करेंगे एटीएम हाई, कि कैंडल का जो सोर्स अब रखेंगे, पिछली 8 कैंडल के औसत भाव पर हाई का सोर्स यूज करेंगे, कि कैंडल के हाई से हम लोग उसका औसत उठाएंगे, कि अगर उसके हाई से खरीदारी चल रही है तो ही प्राइस मोमेंटम में आता है सर। ये बहुत पुरानी सर सोच है, और इसको लगातार फॉलो करना चाहिए। कुछ चीजें कंजर्वेटिव ऐसी होती हैं जो कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। अगर हम प्राइस को उसके हाई से ही उठा ले रहे हैं ना, एवरेज से, तो प्राइस तब तक ट्रेंडिंग रहता ही रहता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए एटीएम हाई और एटीएम लो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको इसको प्रैक्टिस करके दिखाऊं, एक बार आप समझ लीजिए कि कैसे चीजें। सबसे पहले बॉलिंजर बैंड को लगाया, बॉलिंजर बैंड को लगाया, बॉलिंजर बैंड के बाद यूज कीजिए मूविंग एवरेज,
और मूविंग एवरेज में आपको सबसे पहले बॉलिंजर बैंड को एक बार देख लें, इसको हटा दीजिए सर, क्या ही लगा। और बॉलिंजर बैंड को यूज करने का तरीका तो नहीं भूलते हैं ना सर, भूल जाइए तो भी कोई बात नहीं, हालांकि भूलना नहीं चाहिए आपको। देखिए गलत बात है सर अगर भूल रहे हैं। ये मीडियन को चेंज किया, अपर लोअर सबको एक डायरेक्शन में रखेंगे, और इसको भी क्यों ऐसा किया क्यों? क्योंकि हमारी प्राइस पर पैरी नजर रहनी चाहिए। आप इंडिकेटर कोई भी यूज करें, इंडिकेटर सुप्रीम नहीं होता है सर, प्राइस एक्शन सुप्रीम होता है मार्केट में। तो जब भी आप काम कर रहे हैं ना बाजार में, तो एक इनडायरेक्शनल सोच आपके माइंड में हमेशा रहती है कि आपकी प्राइस पर प्रैक्टिस चलनी चाहिए। आप इंडिकेटर से भले प्रॉफिटेबल हो रहे हो, लेकिन प्राइस पर अगर आपकी समझ नहीं पैनी बैठ रही है तो आगे चल के तकलीफ होगी। जब अपना क्वांटिटी लॉट साइज बढ़ाएंगे ना, तब तकलीफ होगी। छोटी क्वांटिटी ट्रेडर होल्ड कर लेता है, बड़ी क्वांटिटी में दिक्कत आती है फिर आगे चल के। अब देखिए यहाँ पर आई बॉलिंजर बैंड लगाया। अब बॉलिंजर बैंड में मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि बॉलिंजर बैंड की तीनों लाइनों के बीच डिस्टेंस ना के बराबर रहना चाहिए। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको बताया इक्विटी, इक्विटी के बाद इंडेक्स में भी मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इक्विटी को देखते हैं। मैंने क्या बताया? 5% ऑफ टाइम होगा। अगर रिसेंटली बात की जाए तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, पिरामल फार्मा, जिसको हम लोगों ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन मैंने ट्रेड किया। देखिए इक्विटी में बहुत पैसा बनता है, आप लोग कर पाएंगे ट्रेड तब तो बात है सर। ये बॉलिंग सब ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि प्राइस का एक वाइड रेंज था, देख पा रहे हैं, तीनों के बीच डिस्टेंस, बड़ा वॉलेटाइल मोमेंटम, डायरेक्शनल चलता जा रहा है, प्राइस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। धीरे धीरे 10 मिनट का टाइम फ्रेम, 10 मिनट बॉलिंजर बैंड जब भी आप इस तरीके से बाइंग के लिए यूज करेंगे तो 2 मिनट नहीं, 5 मिनट नहीं, 10 मिनट, इस परफेक्शन के लिए, सिर्फ एक ये प्राइस के लिए। और जो ट्रिक है वो अगले सेशन में मैं बताऊंगा कि वो कैसे यूज करेंगे। वो किसी भी टाइम फ्रेम पर होता है, वो 15 मिनट पर बहुत अच्छे से काम करता है, आवरली पे बहुत अच्छे से काम करता है, वो आगे बताऊंगा। पहले ये समझिए 10 मिनट का टाइम फ्रेम में यूज करेंगे। अच्छा कई लोग बोलेंगे 10 मिनट का टाइम फ्रेम का ऑप्शन ही नहीं है सर, क्या करें? अरे सर डिस्क्रिप्शन में ये जो मैं डीमेट यूज कर रहा हूं, धन का डीमेट, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। जब आप उस लिंक से अपना डीमेट यूज करते हैं तो देखिए कितने सारे टाइम ऑप्शंस आपको मिलते हैं, सेकंड्स के भी मिलते हैं। इसका कोई उपयोग नहीं कर लीजिएगा, ये आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है। लेकिन मिनट के टाइम फ्रेम आपके सारे काम के हैं, जैसे 25, 75, 125, ये बहुत अच्छे टाइम फ्रेम है। आगे चल के इनका इंपॉर्टेंस आपको समझाऊंगा कि टाइम फ्रेम कैसे काम करता है, ठीक है। अभी देखिए सबसे पहला काम बॉलिंजर बैंड के बीच में डिस्टेंस कम होना। तो पहली चीज तो यही हम आइडेंटिफाई करेंगे, बॉलिंजर बैंड के बीच में डिस्टेंस कैसे कम हो। देखिए बॉलिंजर की तीनों लाइनों में डिस्टेंस है यहाँ पर। अब ये धीरे 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 देखिए SD+2 SD-2 कम होते गए। क्यों? क्योंकि कैंडल के क्लोजिंग में डिस्टेंस देखिए बिल्कुल एक जगह आकर सर नैरो हो गया, पूरा एक लाइन में कैंडल्स बनाए। और उसी टाइम पर अगर आप गौर करें, यहाँ पर तीनों के बीच में ये डिस्टेंस, अब पैरेलल लाइन आ गई, पैरेलल लाइन आ गई, देख पा रहे बिल्कुल पैरेलल आ गई। कितना परफेक्ट बनता है वो समझ लीजिए। उसके बाद प्राइस क्या करता है नेक्स्ट सेशन में, पहली कैंडल में हाई ब्रेक करता है और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है अपर बैंड, और बैंड ऊपर की तरफ फ्लाई करता है, ऊपर की तरफ खुल जाता है, ओपन होता है। अब क्या होगा? अब ये होगा एक्सटेंशन का टाइम है, बॉलिंजर बैंड में एक्सटेंशन होगा, अप साइड मोमेंटम की तैयारी है सर ये, ठीक है। और उसी टाइम पे मैंने आपको क्या बोला, यहां पर आप चाहे तो यूज कर सकते हैं जब भी। अच्छा यहां पे तो बहुत कम आपको उपयोग दिखेगा, क्यों? क्योंकि यहां पर कोई 2 से 3 कैंडल नहीं बनी, यहां पे बनी है ना, यहां पे आपको बता देगा कि हाँ अभी भी खरीदारी चल रही है, बने रहिए, सारी कैंडल ऊपर क्लोज कर रही है। ये बॉलिंजर बैंड के बाद 8 EMA हाई रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड के लिए बहुत जरूरी है, वो हमेशा ध्यान रखिए, मैं आपको बताऊं। अभी और एग्जाम्पल बता दूंगा, पहले एक समझ लीजिए अच्छे से। जहां पर बॉलिंजर बैंड के साथ 8 EMA को आप यूज करेंगे ना, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट सेशन हुडको को भी ट्रेड किया, तो हुडको को कैसे ट्रेड किया वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। 8 EMA हाई इस तरीके से लगा लीजिए, अब आपको बेहतर दिखेगा, ठीक है। अब आपको समझ आएगा रिजेक्शन बायर और सेलर साइड कैसे होता है। यहाँ पे देखिए कब आपको एग्जिट करना है वो भी आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पहली कैंडल 8 EMA को देखिए टच किया हाई के एवरेज प्राइस को, और उसके स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया अपर बैंड के ऊपर, और यहां पर ये तीनों लाइन पैरेलल हो गई थी। अब ये लॉन्ग का टाइम है, SL स्विंग लो, लास्ट कैंडल का लो, इससे ज्यादा नहीं। और ट्रेल कैसे करेंगे? जैसे जैसे कैंडल बनता गया, ये कैंडल बन गया इसके साथ ट्रेल, ये कैंडल बन गया इसके साथ ट्रेल। अब कैंडल तो अब क्लोज कर रहा है, लेकिन लास्ट कैंडल हाई के ऊपर नहीं, ट्रेल कर रहे हैं, ट्रेल कर रहे हैं। और इसके अंदर अगर एक कैंडल क्लोज कर गया तो यहां तक भी वेट नहीं करेंगे, वहीं निकल जाएंगे, कोई वेट नहीं करेंगे। फिर एक कैंडल 8 EMA हाई के अंदर क्लोज किया, कोई वेट नहीं, वो तो शॉर्ट करने का टाइम है, टारगेट ये है। अभी पिछले सेशन में समझाया, बहुत ध्यान से देखिएगा जाकर। अब नेक्स्ट कैंडल ये बन गया, फिर हमारा क्या है, ये ट्रेल है। अब इस ट्रेल के बाद क्या ट्रेल है कि एक कैंडल क्लोज कर दे अब बैंड,
अबव इस अप 8 EMA हाई। ये सब तरीके से बहुत परफेक्ट है सर आपके लिए, आप यूज कीजिए फिर पता लगेगा। अब यहाँ पे प्राइस रुक रहा है, एक कैंडल ये बनाया, अब इसके साथ या फिर एक कैंडल क्लोज करे, यहाँ पर एक कैंडल अंदर क्लोज किया, एग्जिट। यहाँ पर एंट्री होती है 249 पे, एग्जिट कहां पर होता है 263। प्राइस में देखिए सर 249 और 263, ठीक है। 4-5%, 5-5% के इंट्राडे के मोमेंटम होते हैं ये, मैंने बताया ना इंट्राडे में आपको इतना ये मुनाफा देकर जाता है, आपको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, 2-3% आसानी से मिलता है, ये तो ज्यादा है सर, इतना नहीं, एवरेज 2-3% का रखिए। हाँ, कई कई सेशन ऐसे आएंगे जब आप 12-12, 14-14% तक लेकर जाएंगे, स्मॉल कैप और मिड कैप में स्पेशली, लार्ज कैप में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दूसरा हुडको का एग्जांपल लीजिए, देखिए हुडको का शेयर मैं आपको दिखाऊं, ये रिसेंट प्रीवियस सेशन का एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा नहीं कि 4 महीने पहले आपको बता रहा हूं कोई चीज, बहुत ध्यान से सुनते जाइए बस। क्या हुआ प्राइस में बताइए, एक्सटेंशन, बड़ा एक्सटेंशन के बाद देखिए क्लोजिंग 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 क्लोजिंग, अब एक कैंडल जैसे ही क्लोज किया तुरंत प्राइस अंदर आ गया, और यहां पर कोई पैरेलल तो हुआ नहीं था, लगातार डिस्टेंस चल रहा था, इस वजह से यहां पर कोई लॉन्ग या शॉर्ट की एंट्री नहीं बनती। अब यहां पर देखिए ये बॉलिंजर बैंड के साथ तीनों लाइंस पैरेलल हुई, पैरेलल होने के बाद डिमांड उठाने गया, डिमांड उठाने के बाद एक कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। अब स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के बाद एंट्री कब है, जब प्राइस अच्छे से बिहेवियर दिखाए, 8 EMA हाई से डिमांड उठाए, अब यहीं पर एंट्री करने के बाद एसएल ये स्विंग लो, बैठे रहिए, पहला हाई ब्रेक हुआ, अब ये एसएल, इसके साथ एक ये डिमांड, हाँ ये फॉर्मेशन और याद रखिएगा टारगेट के लिए बहुत काम आता है, बॉलिंजर बैंड में बहुत काम आता है। बॉडी स्ट्रक्चर, एक डोजी और दूसरा बॉडी, अब इस डोजी के साथ ट्रेल करेंगे, उसके अलावा नहीं, ठीक है, ये बात समझिए। और इसके ऊपर जब तक प्राइस रहेगा तब तक होल्ड कर सकते हैं, और एक कैंडल 8 EMA लो के हाई के अंदर क्लोज किया तो एग्जिट, ये सारी चीजें। अब ये कैंडल यहाँ पे पहुंचा, उसके बाद इसके ये हाई ब्रेक हो रहे थे, ब्रेक होते जैसे ही तुरंत एग्जिट, कोई वेट नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी पोजीशन को प्लान, तो अब मैंने आपको एग्जांपल दे दिए, आप बैक टेस्टिंग कीजिएगा, आपके सामने सर डेटा जो आएगा आप देखकर पागल हो जाने वाले, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूं लाइव मार्केट जब तक नहीं करेंगे तो बैक टेस्टिंग से कोई आपका फायदा नहीं है। चलिए, अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक तो है ही, उसके साथ एप्लीकेशन का लिंक भी है, डायरेक्टली क्लासेस में एनरोल करने के लिए, वहां से आप डायरेक्टली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई डाउट रह गया हो इस सेशन को लेकर तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर पसंद आया हो तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लोग सीखना, और इसको जैसे कि हम लोग बॉलिंजर बैंड का एक ट्रिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, उससे पहले जो भी आपको डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में आपके पास है। धन्यवाद।